जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुश आमदीद। बैनुल अक़वामी तिजारत के सिलसिले की ये तीसरी कड़ी है। हम एक कदम और आगे आ रहे हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज हम बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों के बारे में बात करेंगे, जिसको हम आम फहम में इनको टर्म्स कहते हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ये टर्म्स एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के दरमियान एक राब्ते का काम करता है और बहुत सारे मामलों को सुलझाता है। ये काफ़ी मुश्किल और पेचीदा हैं, लेकिन हमने बहुत मेहनत की है इसको बहुत आसान और सादा बनाने में, कि हमें उम्मीद है आप इसको गौर से देखेंगे और ज़रूर समझेंगे। हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिसाल सामने रखते हैं, एक फर्जी खाका बनाते हैं। सियालकोट में एक शख्स है असलम और जर्मनी के एक शहर डेज़ल्टडॉर्फ में एक शख्स है अकरम। अब ये आपस में तिजारत कर रहे हैं। सियालकोट के असलम ने एक माल भेजना है जर्मनी के शहर डेज़ल्टडॉर्फ को, जहाँ के अकरम मौजूद है। अकरम इंपोर्टर है और असलम एक्सपोर्टर है, बेचने वाला। असलम माल बेचेगा, फरोख्त करेगा और असलम खरीदेगा। देखिए कैसे चलता है मामला। सियालकोट में गोदाम में माल रखा हुआ है। अब वो माल वहां से कंटेनर में पहले पैक होगा, उसके बाद सड़क के रास्ते कराची पोर्ट तक पहुंचेगा। इस कराची पोर्ट पे बहरी जहाज पे लादा जाएगा, छोटा जहाज जिसे हम स्टीमर कहते हैं। इसके जरिए ये सलाला पोर्ट ओमान में पहुंचेगा, बड़ा पोर्ट है, और वहां पे एक बड़े जहाज पे इसको लादा जाएगा जिसको हम कहते हैं मदर वेसल। उसके जरिए ये हैम्बर्ग शहर पहुंचेगा, जर्मनी का शहर हैम्बर्ग, जो कि एक पोर्ट है। और वहां से फिर ये 340 किलोमीटर के फासले पे डेज़ल्टडॉर्फ दूसरा शहर है, और ये वहां उस अकरम के गोदाम में पहुंचेगा। अब ये सारा अमल होगा। इस अमल के दौरान जो शराइत, जो ज़वाबित शामिल आएंगे, हम उनको देखते हैं कि कैसे होंगे वो, और वो इनको टर्म्स क्या हैं। अब बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों या इनको टर्म्स को देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके मराहिल क्या हैं। एक्सपोर्टर असलम, जो कि सियालकोट में मौजूद है, और अकरम, जो कि जर्मनी में मौजूद है, इनके दरमियान माल की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में जो राब्ता हुआ, जो मुआहदा हुआ, और वो किन किन चीज़ों को सामने रख के किया गया। तो देखिए, सबसे पहले है माल की पैकिंग। माल की कीमत तो तय हो गई। अब उसके बाद क्या चीज़ है? माल की पैकिंग। फिर उसके बाद माल को लोड कराने का खर्चा, ट्रक के ऊपर लोड करवाया जाएगा। उसके बाद उस माल को गोदी पे या सी पोर्ट तक पहुंचाने का खर्चा, जैसा कि सियालकोट से सड़क के रास्ते कराची पोर्ट पे पहुंचा। उसके बाद उस माल को एक्सपोर्ट करने में जो कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस वगैरह जो लागू होंगे, उनकी अदायगी। टर्मिनल हैंडलिंग या टर्मिनल पे बंदोबस्त के पोर्ट के बाद जब ये टर्मिनल पे कंटेनर पहुंचेगा, और उस टर्मिनल के बाद फिर ये जहाज पे लादा जाएगा, उसका अखराजात होंगे। बहरी जहाज का किराया, जो कि उस सामान का होगा। इसमें इंश्योरेंस का भी मामला होगा, इंश्योरेंस के प्रीमियम की अदायगी होगी। अब इंपोर्टर के मुल्क में गोदी पे या पोर्ट पे हैम्बर्ग में जब माल उतारा जाएगा, तो वहां पे भी टर्मिनल हैंडलिंग होगी। माल को जहाज से उतार के टर्मिनल पे रखा जाएगा, कंटेनर को, उसके अखराजात। उसके बाद उस पोर्ट से या गोदी से लेके इंपोर्टर के गोदाम तक, हैम्बर्ग से लेके डेज़ल्टडॉर्फ तक जो खर्चा आएगा, जो तकरीबन 340 किलोमीटर का फासला है, उसका खर्चा। और इंपोर्टर के गोदाम में माल उतारने का, अनलोड करने का खर्चा। और इंपोर्टर के मुल्क जर्मनी में जो कस्टम ड्यूटीज और जो दूसरे टैक्सेस लागू होंगे, उसके अखराजात। अब इन सब मामलात को तय किया जाएगा इनको टर्म्स में। अब हम देखते हैं कि इनको टर्म्स या बैनुल अक़वामी ज़ाब्ते, जिसको हम इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स कहते हैं, वो क्या है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, हम जिसको आलमी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, उसने ये ज़ाब्ते या रूल्स बनाए हैं। और ये ज़ाब्ते या रूल्स हर 10 साल के बाद दोबारा देखे जाते हैं, इनको रिवाइज किया जाता है। ये वही चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। आलमी तिजारत में इस इदारे का किरदार भी समझ चुके हैं।
कुछ तकनीकी बुनियादों पर इसमें तब्दीलियां की जाती हैं और इन इनकोटर्म्स की तादाद में कमी या ज्यादा होती रहती है। आखिरी बार ये इनकोटर्म्स 1 जनवरी 2020 को रिवाइज किए गए थे और ये अब वही नाफिजुल अमल है। इनकी कुल तादाद 11 है, जो इससे पहले तकरीबन 13 थी, अब ये कम होकर 11 रह गई है। इन 13 रूल्स या ज़ाब्तों के बुनियादी नुकात और उनकी वजाहत हम कुछ इस तरह से करने लगे हैं। सबसे पहला नंबर 1 पे EXW, जिसको हम एक्स वेयर हाउस कहते हैं। इस ज़ाब्ते में एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी सिर्फ अपने गोदाम के गेट तक होती है और ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी इंपोर्टर की होती है। एक्सपोर्टर, जो कि असलम है, सियालकोट में है, उन्होंने अपना माल पैक करके कंटेनर में लदवाना होता है और एक दफा जब इंपोर्टर कंटेनर का कब्जा ले लेता है तो एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब वो अपने रिस्क और खर्चे पर इस माल को अपने मुल्क ले जाता है और ये ज़ाब्ता हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि सड़क के रास्ते, हवाई जहाज या समुंदर के रास्ते या रेलवे से, हर एक पे लागू होता है। दूसरे नंबर पे है FCA, फेयर कैरियर। इस ज़ाब्ते के तहत एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी पहले की निस्बत ज्यादा हो जाती है। उसे अपना माल ना सिर्फ पैक करके कंटेनर में लदवाना होता है, बल्कि एक मुंतखब और तयशुदा मकाम तक लेकर भी जाना होता है और अपने मुल्क में लगने वाले हर तरह का कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस और पोर्ट तक कंटेनर के पहुंचने और लोडिंग के चार्जेस भी अदा करने होते हैं। अलबत्ता पोर्ट पर टर्मिनल और जहाज पर लदवाने और उससे आगे की जिम्मेदारी इंपोर्टर पे होती है। तीसरे नंबर पे है FAS, फेयर अलोंग साइड शिप। इस ज़ाब्ते में एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी एक कदम और आगे बढ़ती है। अब वो पोर्ट पर कंटेनर की हैंडलिंग तक का जिम्मेदार हो जाता है। अब तक के तमाम अखराजात उसी ने अदा करने होते हैं। आजकल इस ज़ाब्ते को दुनिया में बहुत ही कम इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत बहुत कम हो रही है और इसके कम इस्तेमाल की वजह से ये ख्याल किया जाता है कि शायद आइंदा कुछ अरसे में या अगले रिव्यू तक इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सिर्फ समुद्री रास्ते के लिए ही कारआमद है, बहरी जहाज़ों वगैरह के लिए, और ख़ास तौर पे भारी मशीनरीज और इस किस्म के दूसरे आलात वगैरह के नकलो हमल के लिए ये ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम होता है। इसके बाद चौथे नंबर पे FOB, फ्री ऑन बोर्ड, बहुत आम है। थोड़ा सा आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं। अब एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी और खर्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और इंपोर्टर की जिम्मेदारी कम हो रही है। वो सारे मकामात जो कि अब तक हम जिक्र कर चुके हैं, इन सब के अलावा इसमें एक्सपोर्टर्स ने बहरी जहाज पर माल या कंटेनर को लदवाने की जिम्मेदारी और खर्चा भी अदा करना होता है। अलबत्ता जहाज के किराए को लेकर इंपोर्टर ही खर्चा करेगा। आलमी तिजारत में ये ज़ाब्ता बहुत आम है, बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है। जहाज को लेकर आगे की तमाम मराहिल की जिम्मेदारी और अखराजात फिर इंपोर्टर ने ही बर्दाश्त करनी होती है। 5वें नंबर पे आता है CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट। इस तरह से इस ज़ाब्ते के तहत बहरी जहाज का किराया अब एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी पे आ जाता है। उसे अपने गोदाम से लेके बहरी जहाज पर कंटेनर लोड करवाने और आखिरी मंजिल तक का किराया भी एक्सपोर्टर नहीं अदा करना होता है। यह ज़ाब्ता बहुत आम है और बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में भी काफ़ी एक्सपोर्ट इसी ज़ाब्ते के तहत होती है, बल्कि अगर हम ये कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ज़ाब्तों में से एक है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि इंपोर्टर के मुल्क में पोर्ट तक कंटेनर पहुंचाने का सारा खर्चा एक्सपोर्टर ने उठाना होता है। अगले मरहले में 6 नंबर पे CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इस ज़ाब्ते में सिर्फ एक नुक्ते का इजाफा हो जाता है और वो कि एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी में इंश्योरेंस करवाना भी शामिल हो जाता है। बाकी वही जो हम पहले देख चुके हैं CFR में। यह कोई बहुत ज्यादा खर्चे वाला अमल नहीं होता, अलबत्ता इससे कंटेनर और माल महफूज हो जाता है। किसी हादसे की सूरत में एक्सपोर्टर और इंपोर्टर माली नुकसान से महफूज रह जाते हैं। अब आजकल जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है और समुद्री रास्ते से तिजारत को एक इंतहाई महफूज जरिया समझा जाता है,
तो इस वजह से इंश्योरेंस की लागत भी इंतहाई कम होती है। अब देखते हैं 7वें नंबर पे CPT, कॉस्ट ऑफ कैरेज पेड टू। अब यहां एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी एक और खर्चे की तरफ आ जाती है, और वो है इंपोर्टर के मुल्क में पोर्ट तक, गोदी तक जहाज के बर्थ के लगने और माल या कंटेनर को जहाज से उतारकर टर्मिनल पे रखने की जिम्मेदारी और उसके अखराजात एक्सपोर्टर ने बर्दाश्त करने होते हैं। अलबत्ता इसमें इंश्योरेंस शामिल नहीं है। इससे आगे के सारे मामला जैसे कि कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस और दीगर अखराजात वो इंपोर्टर की जिम्मेदारी पे होते हैं। ये हर तरह के ज़राए ट्रांसपोर्ट पे लागू होते हैं, जैसे कि सड़क के जरिए, रेलवे, हवाई जहाज और समुद्री रास्ता। ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कभी कभार इस ज़ाब्ते के इस्तेमाल में देखा जाता है। 8वें नंबर पे है CIP, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। अब इस ज़ाब्ते में इंश्योरेंस का खर्चा भी एक्सपोर्टर पर आ जाता है, जबकि दीगर अवामिल वही होते हैं जो इससे पहले हम देख चुके हैं। यहां पर जरूरी होता है कि शिपमेंट या माल तिजारत इंपोर्टर को जब तक मिल नहीं जाता या उसका कब्जा नहीं ले लेता, एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी कायम रहती है। अब हम देखते हैं 9वें नंबर पे DAP, डिलीवरी एट प्लेस। इस दर्जा ज़ाब्ता में पोर्ट से बाहर आने तक सिवाय कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस के तमाम अखराजात एक्सपोर्टर ने बर्दाश्त करने होते हैं। यह ज़ाब्ता भी हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन पे लागू होता है, जैसे कि सड़क के जरिए ट्रकों से तिजारत हो रही है, रेलवे से, हवाई जहाज से या फिर बहरी जहाज या शिप के जरिए। 10वें नंबर पे हम देखते हैं DPU, डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड। इस दर्जा ज़ाब्ता में माल तिजारत या कंटेनर के तमाम सफर की जिम्मेदारी और अखराजात एक्सपोर्टर को बर्दाश्त करने होते हैं, और जब तक कंटेनर या शिपमेंट इंपोर्टर के गोदाम में उतर नहीं जाता, जैसे कि माल या कंटेनर इंपोर्टर को उसके घर पे मिल जाता है, एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। एक्सपोर्टर के नुक्ता नजर से ये एक पुरखतर ज़ाब्ता है, क्योंकि एक्सपोर्टर हजारों किलोमीटर दूर इंपोर्टर के मकामी हालात से वाकिफ नहीं होता। अलबत्ता इंपोर्टर हर तरह से फायदे में होता है। और आखिरी जो है वो DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। अब इसमें जैसे कि 10 नंबर पे हम देख चुके हैं डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड, अब इसमें सिर्फ एक शमूलियत हो जाती है और वो है इंश्योरेंस की। अब इसमें इंश्योरेंस की तरह हर तरह के अखराजात एक्सपोर्टर के जिम्मे पे आ जाते हैं, लेकिन इंपोर्टर के मुल्क में लगने वाली कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस वगैरह वो इंपोर्टर नहीं अदा करने होते हैं। तो ये 11 ज़ाब्ते हैं, आपके सामने इनके स्लाइड्स भी देख रहे हैं, चल रही है। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसान है और आगे हमें बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा होने वाला है। हमारी इस वीडियोस को देखते रहिए। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम माल तिजारत के इक़साम का तयन देखेंगे। इसको हम आम फहम अल्फाज में हार्मोनियस कोड कहते हैं। वो कोडिंग होती है, हर माल की एक कोडिंग होती है जो उसको एक पहचान देती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला और उस बहुत बड़े मसले का छोटा सा हल, वो भी हम आपको बताएंगे। हम उर्दू ज़बान बोलते हैं, उर्दू में काम करते हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी तिजारत इंग्लिश में होती है। अब हमें इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी? नहीं साहब, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, अलबत्ता हम इस मसले का हल आपको बताएंगे। बहुत सादा और बहुत छोटा सा हल होगा। इसके लिए आपको किसी इंग्लिश जानने वाले आदमी को मुलाजिम रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे मामला सिर्फ 10 से 15 मिनट के प्रैक्टिस से आप खुद करेंगे। बस आपको उर्दू लिखना आती हो, उर्दू पढ़ना आती हो, हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और उसको आगे फॉरवर्ड करने का तरीका बताएंगे। तो हमारी अगली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए और आज तक के लिए काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।